जय हिंद। स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल टॉपर्स ग्रुप डिस्कशन यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, यह ग्रुप डिस्कशन चैनल जो है इस पर सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज अभी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, ताकि आपका सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया जाएगा डिस्कशन के माध्यम से, ताकि आपके कंसेप्ट भी और बूस्टअप आ सके। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन से माध्यम से क्या फ़ायदा होता है कि आगामी जो आने वाले एग्जाम जैसे बिहार पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, SSSGD हो गया, बिहार कर्मचारी का जो परीक्षा हो गया, इसमें जो है कि इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन रिपीट जो होते हैं, तो कुछ क्वेश्चन में जो होता है कन्फ्यूजन होता है। तो ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है, ताकि किसी चीज़ को अगर सुनते हैं तो माइंड में अटैक हो जाता है, मतलब माइंड में सेट हो जाता है। तो सुन करके बहुत जल्दी याद होता है क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में एक ही चीज़ को बार बार बोला जाता है, तो दिमाग में फिट हो जाता है। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं अगर इस एग्जाम को, तो आप सही जगह पर है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर का बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन करने वाले हैं। यानी अगर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो आपका बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि इस जो डिस्कशन है इसमें एक नहीं 4 से 5 टीचर के नोट्स का कंपाइलेशन डिस्कशन है। जितने पटना में टीचर हैं उन सभी के नोट्स का, जिसमें अच्छे चीज़ें से उनको निकाल करके उसी चीज़ का डिस्कशन यहाँ पर कराया जाता है। तो आप बहुत अच्छे जगह पे है जहाँ पर आप 5 से 6 टीचरों के नोट्स का डिस्कशन सुन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बुक का डिस्कशन नहीं हो रहा है, टीचर्स के नोट्स, क्लास नोट्स का डिस्कशन हो रहा है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क क्या होता है, मतलब कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, तो कार्य कहलाता है। कार्य को डिनोट करते हैं W से, वर्क मतलब कार्य, तो W से डिनोट करते हैं। और इसमें बोल रहा है बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। यानी वर्क बराबर बल गुना विस्थापन हम कह सकते हैं। यानी बल की दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन हो गया, तो उसको विस्थापन बोल सकते हैं। यानी वर्क बराबर बल गुना विस्थापन, तो बल को F से डिनोट करते हैं और जो विस्थापन होता है उसको S से डिनोट करते हैं। यानी वर्क बराबर W बराबर F इंटू एस, यानी F गुना S। तो वर्क बराबर F गुना S, वर्क बराबर F गुना S, वर्क बराबर F इंटू एस, यानी बल गुने विस्थापन। ये भी जो फॉर्मूला है एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको याद रखेंगे कि कार्य तभी होगा जब वस्तु विस्थापित होगा। यानी कार्य तब होगा जब वस्तु विस्थापित हो गया। मान लीजिए ये स्टेपलर है, ये कार्य कब होगा, जब ये वस्तु जो है यहाँ से जो नीचे से उठा रहे हैं ऊपर, नीचे से ऊपर उठा रहे हैं, या कहीं ले करके जा रहे हैं, यानी इसमें विस्थापन हो रहा है। तो अगर विस्थापन होगा तभी कार्य संभव है। बल के द्वारा विस्थापन हो जाए, अगर मान लीजिए ये बल इस पर लगा रहा है लेकिन यह हिल नहीं रहा है, इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है, तो जैसे विस्थापन नहीं होगा इसका मतलब है कि इस पर कार्य नहीं हो रहा है। कार्य का मतलब होता है बल लगाकर किसी को फैट मारिए, फैट मार के मुंह भसका दीजिए, इसमें चेंजिंग आ गया, विस्थापन हो गया, इसका मतलब कार्य हो गया। कुछ चेंजिंग हो गया मतलब काम नहीं हुआ। अभी तो नॉर्मल भाषा में यही समझते हैं कि कुछ जो काम आप करने जाते हैं वो सक्सेस हो गया, उसमें कुछ चेंजिंग ला दीजिए, जो आपके दिमाग में मकसद में फिर था कि हमें कोई करना है, कर दिए, तो बुझते कि काम हो गया। ठीक है, काम हो गया। चाहे वो कोई भी काम हो, नेगेटिव काम हो, किसी को मर्डर करना हो या किसी को फंसाना हो, चाहे किसी को कुछ भी करना हो, कोई भी एक प्रकार का काम ही होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कार्य हमेशा बल के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? अगर बल नहीं रहेगा तो कार्य संपन्न नहीं होगा, वस्तु के द्वारा नहीं। कार्य हमेशा बल के ही द्वारा संपन्न होता है, वस्तु के द्वारा नहीं। कार्य करने में वस्तु का जरूरत नहीं है, केवल बल का जरूरत है। किसका जरूरत है? बल का जरूरत है।
अब क्वेश्चन पूछता है कि कार्य कैसा राशि है। तो कार्य जो है अदिश राशि है। कैसा राशि है? अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक था जूल, तो जूल ने बताया, तो उसी के समान में न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूल बोलते हैं। तो 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। क्या होता है? 1 न्यूटन मीटर। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि 1 जूल होता क्या है, क्या है 1 जूल होता क्या है, या 1 न्यूटन मीटर होता क्या है, तो उस बकलोलवा को बताना है कि 1 जूल कार्य की वह मात्रा है। क्या है? 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा क्या करता है? 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी विस्थापित होने में किया जाता है। यानी कार्य क्या है? 1 जूल कार्य है कि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर भगा दे, 1 मीटर विस्थापित कर दे। ठीक है, कार्य उसी को बोलते हैं कार्य। मतलब 1 न्यूटन बल लगाकर किसी को 1 फट मारे तो वो गेंद लेखन उड़ के 1 मीटर दूर गिर जाए, तो इसी को बोलते हैं कार्य। इसी को क्या बोलते हैं? कार्य, यानी जूल बोलते हैं। क्या है? जूल बोलते हैं। जूल कार्य की मात्रा है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कार्य आखिर होता क्या है, कार्य आखिर होता क्या है। अब समझ लीजिए कि अनेक अनेक पोजीशन में कार्य की मात्रा अनेक अनेक अलग अलग स्थितियाँ होती है। क्या होती है? अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग स्थिति होती है। तो बता देंगे कि शून्य कार्य क्या होता है। शून्य कार्य यानी कार्य करेंगे लेकिन वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो कार्य करना है, शून्य कार्य नहीं करना है। शून्य कार्य नहीं करना है। कार्य करना का कैसा? पॉजिटिव। लेकिन सुनते होंगे कि कार्य शून्य भी होता है। ये पहली बार सुन रहे हैं या आप पहले से सुने होंगे, या इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो अभी क्लियर होने वाला है। तो शून्य कैसे होता है? तो बल यदि वस्तु की गति के दिशा में समकोण पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? समकोण पर कार्य करता है, यानी 90 डिग्री पर कार्य करता है। तो गति की दिशा और बल की दिशा के बीच में कितने डिग्री का कोण बन गया? 90 डिग्री का। तो बल की दिशा और गति की दिशा दोनों में 90 डिग्री का कोण अगर बन जाए तो कार्य हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? कार्य 0। जैसे 90 किए कार्य हो गया 0, जैसे 90 किए कार्य हो गया 0। तो बल कार्य 0 करने के लिए कितने डिग्री का कोण की जरूरत होती है? तो 90 डिग्री। किसके किसके बीच? तो बल की दिशा और बल के गति की दिशा, गति की दिशा और बल की दिशा के बीच में अगर 90 डिग्री का अंतर हो तो क्या हो जाएगा? वो कार्य 0 हो जाएगा। जैसे अगर व्यक्ति क्षैतिज दिशा में कुछ दूरी तक सूटकेस ढोता है, क्या करता है? सूटकेस ढोता है। जैसे कोई कुल्ली है, कुल्ली सामान लेकर चल रहा है, तो कुल्ली सामान लेकर चल रहा है तो उसके कार्य को कार्य में गिनती ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कार्य में गिनती ही नहीं करेंगे, क्योंकि गति की दिशा और बल ऊपर और माथवा पर लग रहा है और गति आगे की तरफ हो रहा है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया? खाड़ा खाड़ी हो गया, तो 90 डिग्री। खाड़ा खाड़ी 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री के जैसे कोण बना 0 हो गया। तो अगर कोई कुल्ली कहता है कि बहुते काम किए हैं, तो वो अपने भाषा में तो बोलता है बहुते काम किए हैं, लेकिन फिजिक्स के भाषा में वो कुछो काम नहीं किया है। क्या किया है? कुछो काम नहीं किया है। तो कुलिया भी नहीं बोलता है कि हम काम किए हैं, वो भी समझता है अगर पढ़ा लिखा कुल्ली हो तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट उदाहरण है कि अगर कोई वृत्तीय मार्ग में गतिमान वस्तु है, वृत्तीय मार्ग पर, यानी कोई सर्कुलर पाथ है, उस पर कोई वस्तु घूम रहा है, तो उसका भी काम 0, उस पर भी काम 0 हो जाएगा। सर्कुलर पाथ पर घूमने वाले वस्तु, चक्कर काटने वाले का वस्तु का काम कितना हो जाता है? 0। अगर आप किसी का चक्कर काट रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? आपके पास वैल्यू नहीं है, मतलब काम कितना कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं। खाली चक्करे काट रहे हैं, फायदा हो ये नहीं रहा है, ठन ठन गोपाल हो जा रहे हैं, तो दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है, तो किसी को चक्कर नहीं काटना है, मतलब काम हो जाएगा 0। उसके बाद सूर्य की परिक्रमा जो पृथ्वी करता है, तो सूर्य की जो परिक्रमा पृथ्वी करता है वो भी काम नहीं करता है, उसका भी मान 0 होता है, उसका भी मान 0 होता है, उसका भी मान 0 होता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट देखिए, निगेटिव कार्य होता कैसे है? निगेटिव कार्य क्या होता है? तो निगेटिव कार्य में होता है कि बल यदि वस्तु की गति की दिशा के विपरीत हो, यानी अगर बल लगाए
लेकिन वो विपरीत दिशा में लग जाए, क्या है, किसी को एक फट मारे ना तो आप ही को चोट आगे धक्का लग जाए, तो उसको बोलते हैं विपरीत दिशा में बल। क्या है, विपरीत दिशा में बल। तो विपरीत दिशा में जैसे बल लगेगा, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। जैसे 180 डिग्री का एंगल बना, जैसे 180 डिग्री का एंगल बना, हो जाएगा कार्य जीरो, हो जाएगा कार्य क्या, जीरो। तो 180 डिग्री का एंगल नहीं बनने देना है, ना तो जो कामवा किए है वो हो जाएगा जीरो। गए थे दूसरा के फोड़ने, अपने फोड़वा के आ गए। जैसे अगर किसी दीवाल को मार रहे हैं, दीवाल को खूब बुझ रहा है कि हम बॉडी बिल्डर है, दीवाल को तोड़िए देंगे, मारे फैट से, मारे लात से दीवाल को, पता चला कि लात से देवालवा को मारे, देवालवा मारा आपको, आप छितरा के गिर गए पीछे मुँह, तो आप तो उधर बल मारे लेकिन आप छिटा गए पीछे मुँह। तो यही होता है, कभी कभी टक्कर लगता है तो मोटरसाइकिल वाला ट्रक में मार देता है टक्कर, पर फुटबॉल के जैसे उड़ जाता है, क्या होता है, तो निगेटिव कार्य कर देता है, समझ गए। तो ऐसा निगेटिव कार्य नहीं करना है। क्या करना है, ऐसा निगेटिव कार्य नहीं करना है, ना तो दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, कार्य हो जाएगा निगेटिव, कार्य हो जाएगा निगेटिव। जैसे घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, निगेटिव होता है। कैसा होता है, निगेटिव। तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निगेटिव, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निगेटिव, क्योंकि घर्षण बल विपरीत दिशा में, घर्षण बल क्या करता है, विपरीत दिशा में बल लगाता है। यदि किसी वस्तु को अलग सीधे ऊपर फेंका जाए, किसी वस्तु को सीधे ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य, गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। सीधे ऊपर फेंके तो गुरुत्व के बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक। कैसा होगा, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि आप फेंक रहे हैं ऊपर और गुरुत्व बल खींच रहा है नीचे, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। तो ये हो जाएगा निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखेंगे जो एग्जाम में पूछता है। पूछता क्या है कि किया गया कार्य धनात्मक तब होता है, किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब बल वस्तु की गति के दिशा में काम करता है। जब वस्तु के गति के दिशा में काम करेगा तो पॉजिटिव, जब वस्तु के गति के विपरीत दिशा में काम करेगा तो निगेटिव, जब वस्तु के गति के दिशा के समकोण पर कार्य करेगा तो जीरो। क्या बोलेगा, जीरो। ठन गोपाल, ठीक है। तो आई होप कार्य से संबंधित जितने सारे कन्फ्यूजन होगा वो आपको दूर हो गया होगा। अगर कार्य का क्वेश्चन लगाते हैं तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। अब समझ लेते हैं ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा होता है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, यानी आप कितना कार्य कर सकते हैं, मतलब क्षमता को बताता है। जैसे कोनो पेटू होता है तो वो जब जाएगा भोज में, चाहे कोनो बाराती में जाएगा, तो उसके खाने की क्षमता को दिखाता है कि कितना खा सकते हैं। 50 गो पानी पूरी खाएगा, 4 प्लेट चाउमीन खाएगा, 5 प्लेट कुछो खाएगा, उन्हें आइसक्रीम खाएगा, उसके बाद हचार के मीट मुर्गा भात खाएगा, समझ गए। तो उसकी क्षमता है, क्या है, उसकी क्षमता है, यानी खाने की उसकी क्षमता है। उसी तरह से काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। काम करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं, यानी आप काम कितना कर सकते हैं उसी को बोलते हैं क्षमता, ऊर्जा बोलते हैं। काम करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वही ऊर्जा के मात्रक होता है, यानी इसमें सिर्फ चेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें चेंजिंग हो रहा है। किसका, ऊर्जा की क्षमता को बता रहा है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को बता रहा है, इसीलिए उसको बोलेंगे ऊर्जा, और इसका एसआई मात्रक होता है जूल। और यह भी कार्य की तरह अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। कार्य की तरह यह अदिश राशि है। इसमें जो है किसी वस्तु को अपनी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या होता है, किसी वस्तु को अपने गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसी में एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और इसी में एक भाई है इसका, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु के उसकी स्थिति या आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है,
किसी वस्तु की स्थिति या उसकी आकृति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मिला देते हैं तो वो हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी। दोनों भाई को एक जगह मिला दिए, एक जगह बांध दिए तो हो गया मैकेनिकल एनर्जी। क्या हो गया? मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल, काइनेटिक और मैकेनिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं गतिज ऊर्जा का जो होता है सूत्र पूछ देता है कि गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv², हाफ mv²। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है। क्वेश्चन पूछता है कि गतिज ऊर्जा समानुपाती होता है किसके? तो द्रव्यमान के। किसके? द्रव्यमान के। लेकिन वेग के क्या होता है? तो गतिज ऊर्जा वेग के खाली जगह छोड़ देगा, होता है तो लिख देगा। तो वेग के वर्गों के समानुपाती होता है। क्या होता है? वेग के वर्ग के समानुपाती होता है। तो एक क्वेश्चन पूछता है तो गतिज ऊर्जा द्रव्यमान के समानुपाती और वेग के वर्गों के समानुपाती होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। क्या करना है? इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। जैसे गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण होते हैं। गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली। क्या है? बंदूक से छोड़ी गई गोली गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नाचता हुआ लट्टू, बहती हुई हवा, जल विद्युत स्टेशन पर गिरते हुए जल गतिज ऊर्जा का ही उदाहरण है जिससे आपको विद्युत ऊर्जा मिलता है। जैसे गतिमान हथौड़ा। क्या है? गतिमान हथौड़ा, गिरती हुई वर्षा की बूंद, धनुष से छोड़ा गया तीर, गोली मार देते हैं किसी को, ये सब क्या है? ये सब गतिज ऊर्जा है। यानी किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा मिल रही है उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। उसी तरह से स्थितिज ऊर्जा होता है। क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जो होती है अगर m द्रव्यमान की, क्या होता है? अगर m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई तक उठाया जाता है। क्या है? m द्रव्यमान की वस्तु, मान लीजिए ये पेन है, ये इसका द्रव्यमान m है, इसको यहाँ तक उठाया गया, मतलब h ऊंचाई तक उठाया गया तो इस पर पृथ्वी का कुछ गुरुत्व बल लगता है। तो गुरुत्व बल के बारे में हम कल पूरे अच्छे तरीके से बताया है कि गुरुत्व बल होता है mg। क्या होता है? mg, m इंटू जी के बराबर होता है, जो नीचे की ओर लगता है। कहाँ लगता है? नीचे की ओर। यानी वस्तु के द्रव्यमान को जब ऊंचाई पर उठाते हैं तो गुरुत्व बल mg नीचे की ओर लगता है। तो इसी के विरुद्ध किया गया जो कार्य होता है उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है W बराबर mgh। क्या होता है? mgh होता है। इसको EP से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? EP से डिनोट करते हैं। जैसे पहाड़ी पर स्थित जलाशय में पानी में स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। क्या है? पानी में स्थितिज ऊर्जा। मकान पे रखा छत पर, मकान के छत पर रखा ईंट, ये सब क्या है? स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। लपेटी हुई कमानी, धनुष की तनी हुई डोरी, मतलब धनुष को खींच के रखे तो उसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। गुलेल से खींचा रबर की पट्टी में स्थितिज ऊर्जा है, जिसका इस्तेमाल आपको किसी को पत्थर से मारकर कोनो को मार देते हैं। पॉजिटिव यूज भी करते हैं, नेगेटिव यूज भी करते हैं, सारा यूज करते हैं आप लोग। आपसे कुछ बचने वाला है। उसके बाद जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर समझ लेते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर होता क्या है। तो गतिज ऊर्जा गति के कारण कार्य करने की क्षमता है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा अपने ऊर्जा रूपांतरण के कारण कार्य करने की क्षमता है। ऊर्जा के रूपांतरण में कार्य करने की क्षमता स्थितिज ऊर्जा, लेकिन ऊर्जा के गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, स्थितिज ऊर्जा जो होती है गुप्त रूप से संचित होती है। गतिज ऊर्जा संचित होती है गुप्त रूप में। क्या होता है? छिपा हुआ रहता है। जबकि स्थितिज ऊर्जा संचित नहीं कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अपेक्षिक होता है। क्या होता है? अपेक्षिक। स्थितिज ऊर्जा अपेक्षिक होती है जबकि गतिज ऊर्जा अपेक्षिक नहीं होता है। बता दिए है, गलत बता दिए है आपको। स्थितिज जो ऊर्जा होती है उसको संचित करके रख सकते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा को संचित करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं, ऊर्जा के रूपांतरण से क्वेश्चन पूछता है। किससे? ऊर्जा के रूपांतरण से। तो आपको 13-14 को ऊर्जा का रूपांतरण बताएंगे, कन्फर्म है कि उसमें से एक ना एक आपको पूछ ही देगा। तो जैसे
ऊर्जा का एक रूप में दूसरे रूप में रूपांतरण से क्वेश्चन पूछेगा कि माचिस की तीली जलता है तो रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है? तो प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा। तो माचिस की तिल्ली रासायनिक ऊर्जा से किस में? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा, यानी किसी चीज को जलाते हैं तो प्रकाश भी मिलता है, ऊष्मा भी मिलता है। नेक्स्ट, विद्युत चुंबक में विद्युतीय ऊर्जा, विद्युत चुंबक में जो होता है विद्युतीय ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद टेलीफोन हो गया या विद्युत का घंटी हो गया। टेलीफोन या विद्युत के घंटी में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में होता है। किस में होता है? ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद डायनोमो हो गया या टरबाइन हो गया। तो डायनोमो या टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा मतलब नाचता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है, क्योंकि डायनेमो या टरबाइन चलाकर ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद विद्युत जो पंखा होता है, विद्युत पंखा में विद्युत ऊर्जा करंट देते हैं तो उसमें क्या आता है? यांत्रिक ऊर्जा आता है। क्या आता है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसमें पंखा नाचने लगता है तो आपको अच्छा फील होता है, गर्मी में ठंडा जाते हैं। किसके कारण? विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होने से। विद्युत के बल्ब में विद्युत ऊर्जा देते हैं तो प्रकाश एवं ऊष्मा मिलता है। ऊष्मा कैसे मिलता है? तो आजकल तो एलईडी आ गया है, लेकिन देखते होंगे कि यह बल्बा क्या होता है? गर्मा जाता है। लेकिन अगर 10 रुपये वाला 100 वाट का बल्बा लगाइए और उसके बाद लगा के छू के देखिएगा, एकदम हाथ को भभका देगा। समझ में आ रहा है? तो इससे पता चलता है कि प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देता है, विद्युत ऊर्जा को डालते हैं विद्युत बल्ब में। तो ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिजली के हीटर में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, ताकि वो गर्म होकर कपड़ा प्रेस हो जाता है, कपड़ा चमचमाने लगता है, ताकि आप भेंट करने जाते हैं तो अच्छा लगते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, संचायक जो सेल होता है, संचायक सेल, उसमें रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ईंधन को जलने पर रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है। क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट देखिए, भाप इंजन में ऊष्मा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। भाप इंजन में ऊष्मा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। भाप इंजन में ऊष्मा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। समझ में आ रहा है ना? भाप इंजन में गतिज ऊर्जा। घूमते हुए पहिए में ब्रेक लगाने पर घूमता हुआ जो पहिया है उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। जैसे उसमें ब्रेक लगाएंगे ऊष्मा ऊर्जा निकलेगा। जैसे ब्रेक लगाएंगे तो देखते होंगे कि आग बेक देता है। कोनो तो मोटरसाइकिल में ऐसा ब्रेक मारता है कि आग लगा देता है। समझ में आ गया? या घर्षण होता है तो उसमें जो जगह होता है वो गर्म हो जाता है। समझ में आ गया? वो सब लड़कियां सबको दिखाने के लिए उसे ब्रेक मारता है। तो वो भी एक प्रकार का उदाहरण है किसका? गतिज ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट देखिए, गुरुत्व के अधीन गिरती हुई स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्व के अधीन गिरती हुई स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे इसको यहाँ पर रखे हैं तो इसमें क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। यहाँ पर जो रखा हुआ है ये स्थितिज ऊर्जा है, लेकिन जैसे इसको यहाँ छोड़ेंगे तो इसमें आ गया गतिज ऊर्जा। इसमें क्या आ गया? गतिज ऊर्जा। इसमें आ गया गतिज ऊर्जा। ठीक है, देखिए, सोलर सेल में प्रकाश ऊर्जा को लेकर के विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। प्रकाश ऊर्जा को लेकर के विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। रेडियो में हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद किसी वस्तु को फेंकते हैं, क्या करते हैं? किसी वस्तु को फेंक रहे हैं तो फेंकते हैं तो पेशीय ऊर्जा लगाते हैं। किस में लगाते हैं? पेशीय ऊर्जा। और इसका रूपांतरण हो जाता है स्थितिज ऊर्जा में। किसका? पेशीय ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में। किसी वस्तु को फेंकते हैं तो पेशीय ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा में हो जाता है। एक आता है सोलर वाटर हीटर, यानी सौर जल उष्मक। इसको जो है प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद आता है गैस स्टोव, यानी एलपीजी जो है रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। एलपीजी यानी कुकिंग गैस रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। आई होप जितना ऊष्मा का रूपांतरण होता है इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला, इसके अंदरवे से आएगा। तो आप ध्यान से सुने होंगे तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप शक्ति के बारे में बताते हैं कि शक्ति होता क्या है।
तो शक्ति कुछ नहीं है, शक्ति वह है कि प्रति इकाई समय में किए गए कार्य के दर बताता है। क्या करता है, शक्ति जो है किस रेट से आप काम कर रहे हैं उसी को बताता है, माने कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। इसी को बोलते हैं फिजिक्स के भाषा में प्रति इकाई समय में किए गए कार्य, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, मतलब कार्य बटे समय, यानी किया गया कार्य बटे कार्य करने में लगने वाला समय शक्ति कहलाता है। शक्ति भी अदिश राशि है। शक्ति भी क्या है, अदिश राशि है। इसका मात्रक होता है जूल पर सेकेंड, और इसको एक वाट नामक वैज्ञानिक आया, इन्होंने कहा कि जूल पर सेकेंड मत बोलो, इसको बोलो वाट। उसका नाम था वाट, तो उसी ने इसको बताया तो कह दिया ये हो गया वाट। वाट कोई मात्रक नहीं है, दूसरा वैज्ञानिक का नाम, समझ में आ गया। जिसको जूल पर सेकेंड होता है उसी को बोलते हैं वाट, जूल पर सेकेंड को वाट, समझ में आ गया। जूल को क्या बोलते हैं, जूल को बोलते हैं, जूल भी एक वैज्ञानिक है। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल, कार्य का ऐसे मात्रक जूल, उसी तरीके से शक्ति का ऐसे मात्रक भी वाट होता है। ये भी एक आदमी है, उसी के नाम पर वाट पड़ा है, लेकिन अगर जूल पर सेकेंड लिखे तो भी गलत नहीं होगा, वो भी सही है। सबसे पहले तो जूल पर सेकेंड ही आया, बाद में ना वाट आया, समझ में आ गया। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, समझ आ गया, 1 जूल। लेकिन शक्ति किलोवाट में मापा जाएगा तो 1 किलोवाट हो जाता है 1000 वाट के, क्या हो जाता है 1000 वाट, और वही 1000 वाट को बोलते हैं 1000 जूल प्रति सेकेंड, 1000 जूल प्रति सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि शक्ति का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, शक्ति का सबसे बड़ा यानी व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, तो एचपी में मापते हैं। क्या मापते हैं, एचपी, यानी 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। 1 एचपी बराबर 746 वाट, 1 एचपी 746 वाट। एचपी को बोलते हैं हर्स पावर, मतलब अश्व शक्ति। तो शक्ति का जो है प्रचलित मात्रक है अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। समझ में आ गया। अब थोड़ा समझ लेते हैं ऊर्जा और शक्ति में अंतर क्या है। ऊर्जा और शक्ति में अंतर समझ लेंगे तो आपका बीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए। थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है। क्या है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता है, जबकि शक्ति कार्य करने के समय के दर है। ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, जबकि शक्ति कार्य करने की समय का दर है। दूसरा है ऊर्जा कार्य संपन्न में लगे समय के दर पर निर्भर नहीं करना है, यानी ऊर्जा जो होता है कार्य करने में अगर संपन्न कार्य हो रहा है तो उसमें लगे समय पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन शक्ति जो है समय पर निर्भर करता है। ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। एक होता है एवरेज पावर, मतलब औसत शक्ति। तो औसत शक्ति का मतलब होता है कुल उपयोग की गई ऊर्जा, कुल उपयोग की गई ऊर्जा बट कुल लिया गया समय। मतलब एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अगर निकालना चाहे, यानी घरेलू अथवा व्यावसायिक ऊर्जा खपत का किलोवाट प्रति घंटा में मापा जाता है। जो आप घर में बिजली यूज करते हो, बहुत सारे आदमी को पता नहीं है कि इसको किस चीज़ में मापते हैं। तो इसको मापते हैं किलोवाट घंटा में। कोनो बकलोलवा बोलता है किलोवाट प्रति घंटा, नहीं, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। मीटर देखने का लूर ना हो तो कम से कम kWh देख लीजिए मीटरवा में, तब वो जितना kWh होगा वो आपके मीटर का यूनिट होगा। मीटर में जिसके पिछवा लगा रहेगा, जैसे अगर 500 kWh चला होगा ना तो 500, अगर पीछे लगा होगा kWh, kWh पीछे लगा रहता है kWh। 600 चला होगा तो 600 kWh लिखेगा। तो मीटर जो बिल बनाने आता है वो आपको गधा बना के चल जाता है, आपको पता नहीं रहेगा तो गधा बना के चल जाएगा। आप चिल्लाते रहेंगे कि हमारा बहुते बिल आता है, बहुते बिल आता है। अरे बहुते बिल काहे आता है, तो आप बुझाता नहीं है, इसीलिए बहुते बिल आता है, ठीक है। कुछ आएगा, कुछ बना के चल जाएगा, झूठों को देखेगा, आपका बिल बनाएगा, उसका परसेंटेज मिलता है, बना के चले जाएगा। तो आज से आपका परसेंटेज जो उसका मिलता है या आप कितना यूनिट खर्चा हुआ है आप उसको नाप सकेंगे, समझ गए। तो कैसे नापेंगे, तो 1 किलोवाट जो होता है, 1 किलोवाट घंटा, उसी को बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। 1 किलोवाट घंटा को ही 1 यूनिट बोलते हैं, समझ में आ गया। तो 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो 1 किलोवाट घंटा से मतलब समझ लीजिए कि अगर 1000 वाट के, 1000 वाट कितना, 1000 वाट
यानी मान ली कि 1000 वाट की अगर कोनो मोटर चला रहे हैं या 1000 वाट के आपके घर में पूरा में जोड़ करके 1000 वाट का पुर रहा है, अगर बॉल चला दिए, 5 गो बॉल जला दिए, फ्रिज चला दिए, गीजर चला दिए, कुछ हेन तेन अक्रम मक्रम मोटर वोटर चला दीजिए, 1000 वाट पुरा दीजिए। अगर 1000 वाट अगर 1 घंटा तक चले, 1000 वाट अगर 1 घंटा तक कंटिन्यू चले, तब आपका 1 यूनिट खर्चा होगा। समझ में आ रहा है 1000 वाट कितना होता है, और वो लगातार 1 घंटा तक चलेगा तभी 1 यूनिट का खर्चा होगा। समझ में आ रहा है। लगता है इस हिसाब से अगर जोड़िएगा तो आपके घर में ना महीना में ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कीजिएगा तो 100 यूनिट खर्चा कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं खर्चा कीजिएगा। समझ में। लेकिन ससुरा सा बिल बहुते का बना देता है। समझ में आ रहा है। तो आपको इस तरह से उसको अवेयर रहना है। अगर बिल बनाने वाले आता है, ज़्यादा बिल बनाता है, दूसरे पर कसिए, उसको समझाइए कि नहीं पता है तो हमरा से सीखो। समझ में आ गया। इस तरह से बिल बनाना है। तो 1000 वाट अगर 1 घंटा तक चला रहे हैं तो इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ये आपके एग्जामों में पूछता है, तो इसको पढ़ने से आपका एग्जाम में भी फायदा हो जाएगा, घर में भी फायदा हो जाएगा, कम ही यूनिट आएगा, कितने चलाइएगा ज़्यादा तो ठीक है। तो आपसे घपला नहीं कर पाएगा। तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो आई होप आपको जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति पूरे कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसमें कहीं से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप धड़ल्ले से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। समझ गए ना। तो आई होप इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।